हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फोबिया। आई एम धर्मेंद्र। मैं लेके आता हूँ आपके लिए करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज है डेट 28 जुलाई 2020। 28 जुलाई 2020 आज के दिन को मनाया जाता है किसके रूप में? हेपेटाइटिस टी, हेपेटाइटिस के रूप में। हेपेटाइटिस डे, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और जैसा कि आपको ये पता है, हेपेटाइटिस एक बीमारी होती है। तो बीमारी यानी रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड जो भी डे अनाउंस करना होता है वो किसका कार्य है? WHO का कार्य है। यानी हेपेटाइटिस दिवस किसने लॉन्च किया, किसके द्वारा अवधारणा दी गई थी मनाने की? आपके WHO द्वारा। ठीक है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। ठीक, तो अगर हम बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2010 से 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाने की बात कही थी। यानी 2010 से 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं कि हेपेटाइटिस जो ये बीमारी है, ये है किसकी बीमारी? तो यही जो बीमारी हेपेटाइटिस ये है यकृत यानी हमारे लीवर से रिलेटेड बीमारी। इसमें क्या होता है कि आपके लीवर में सूजन आ जाती है। और इनकी जो कैटेगराइज किया गया है हेपेटाइटिस को, हेपेटाइटिस A B C D E, तो ये क्या है, उसकी कैटेगराइज हैं बीमारी के हेपेटाइटिस की। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि इसको दिवस के रूप में मनाने का क्या उद्देश्य था उसे देखें, तो ये बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने, बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। जागरूक करने के लिए, ठीक है, जागरूक हों, जिससे साफ सफाई पर ध्यान दें, क्योंकि ये जो बीमारी होती है दूषित पानी के कारण होती है। ठीक है, एक और चीज़ अगर इसमें से जानना हो तो मैं बता दूं, हेपेटाइटिस जो शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसमें हेपा का मतलब होता है लीवर यानी आपका यकृत, और टाइटिस का मतलब होता है सूजन। टाइटिस यानी सूजन, यानी इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि हेपेटाइटिस क्या है? एक ऐसी बीमारी है जिसमें लीवर क्या हो जाता है? सूज जाता है। ठीक है, 5 तरह की होती है, मैंने आपको बताया A B C D और E। ठीक, तो ये क्या हुआ आज का दिवस हेपेटाइटिस डे के रूप में। और इसको मनाने का मेन रीज़न यही है कि लोगों को जागरूकता बनाना, हेपेटाइटिस से बचने के, हेपेटाइटिस के प्रभाव से बचने के, हेपेटाइटिस की जद में ना आने के क्या क्या उपयोग हों, कैसे बचा जा सकता है, इस पर ध्यान देने के लिए। ठीक, इसके बाद करते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ के बारे में। ये जो न्यूज़ थी वो आपके डे के रूप में थी। डे के रूप में तो देखो बैंकों में वगैरह में पूछा जा सकता है, लेकिन जो मैंने आपको एनालिसिस दिया है वो आपके स्टेट PCS एग्ज़ामों में भी पूछा जा सकता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें अपनी अगली न्यूज़ की, तो हमारी अगली न्यूज़ है आज की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। क्या है? नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ये जरा देखते हैं हम लोग, क्या है ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी? भारत ने, यानी हमारा जो देश है भारत, उसने अपने पड़ोसियों के प्रति अपने बदलाव या अपना स्वभाव सकारात्मक और बिग ब्रदर की भूमिका निभाने के लिए की भूमिका के रूप में अपने को प्रतिस्थापित करने के लिए एक पॉलिसी शुरू की थी, जिसका नाम दिया था नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। आपको अगर याद हो तो सबसे पहले इंद्र कुमार गुजराल ने एक पहल शुरू की थी जब वो प्रधानमंत्री 1996 में बने थे। उन्होंने ये कहा था कि भारत को अपने पड़ोसी देशों के प्रति एक ऐसे वह देश के रूप में व्यवहार करना चाहिए जैसे एक परिवार में बड़ा भाई, पिता अपनी फैमिली का करता है। यानी अपने आप को हर वर्ष हर समय प्रॉफिट के तौर पे नहीं देखे पड़ोसी देशों के साथ। उसको कुछ अगर देना पड़े, नुकसान लेना पड़े, तो उनको भी
ले, लेकिन वो नुकसान नहीं होगा, वो उसका लॉन्ग टर्म में किया गया एक निवेश होगा। तो यही पॉलिसी धीरे धीरे आगे बढ़ी और मनमोहन सरकार ने इसे थोड़ा अप्लाइड किया, फिर हमारी वर्तमान मोदी सरकार ने भी किया। तो इसी पॉलिसी का एक रूप है आपका नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी हम अपने से पहले अपने पड़ोसी के प्रति क्या करेंगे, सजग रहेंगे और उसके प्रति प्रोएक्टिव रहेंगे। ठीक, तो ये तो नेबरहुड के पीछे की थोड़ा मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। अगर इस पॉलिसी का यहाँ चर्चा करने की क्या बात थी, इसको अगर देखें तो इस पॉलिसी की चर्चा करने की बात ये थी कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, किसमें, बांग्लादेश में भारत ने 10 बोगियों को भेजा है। किसको भेजा है, रेलवे लोकोमोटिव इंजन को भेजा है, और ये ब्रॉड गेज डीजल इंजन है। 10 लोकोमोटिव रेलवे इंजन भेजे हैं। अगर हम बात करें रेलवे इंजन को भेजने के, और ये जो हैं ये ब्रॉड गेज वाले हैं, ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक, ब्रॉड गेज वाले हैं जो किस में जाएंगे, ब्रॉड गेज वाले रेलवे डीजल इंजन हैं। ठीक है, डीजल इंजन है। आपको याद हो कि पिछले वर्ष 2018 में जब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना यहाँ पर आई थी, तो उन्होंने भारत सरकार से क्या, रेलवे इंजनों को रेलवे के रूप में बांग्लादेश में निवेश करने के लिए बात कही थी। तो उसी के तहत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत आज हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और हमारे रेलवे मिनिस्टर कौन हैं, पीयूष गोयल ने अपने समवर्ती यानी वहाँ के रेलवे मिनिस्टर को एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये क्या किया है, ये भेजे हैं और उसकी पुष्टि की है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बांग्लादेश को भारत सरकार द्वारा दिए गए 10 लोकोमोटिव इंजन का भेजने का एक न्यूज़ थी, जो आपके लिए जानने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का क्या मायने हैं, ये मैंने आपको थोड़ा ब्रीफली बताया। तो आप अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलें तो हमारा अगली जो न्यूज़ है वो है विज्ञान एवं पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको देखते हैं। उसमें क्या है, भारत सरकार ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए, किसके लिए, मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक ऐप बनाया है, एक एप्लीकेशन बनाया है। कौन सा एप्लीकेशन बनाया है, मौसम एप्लीकेशन। क्या बनाया है, मौसम एप्लीकेशन या ऐप लॉन्च किया। ठीक है, तो ये मौसम एप्लीकेशन क्या है, जरा इसको देखते हैं। देखो, मौसम एप्लीकेशन एक मोबाइल ऐप है जो आज यानी कल 27 जुलाई को भारत के केंद्रीय पृथ्वी एवं विज्ञान मिनिस्ट्री द्वारा यानी हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। एप्लीकेशन बताई गई थी। तो इस एप्लीकेशन का क्या मायने हैं, ये जो एप्लीकेशंस है ये वर्तमान समय में भारत के 450 शहरों में वर्किंग करेगी, काम करेगी, और इसमें आज से अगले 7 दिनों यानी 7 दिन का मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा वेदर फोरकास्टिंग यानी मौसम का पूर्व अनुमान की बारे में जानकारी दी जाएगी। और इसमें एक खास पहचान ये की गई है कि इसमें मोबाइल कलर अलर्ट सिस्टम भी है, यानी आपको मौसम की पूर्व चेतावनी विद अलर्ट द्वारा यानी एक नोटिफिकेशन द्वारा भी दी जाएगी। और ये जो नोटिफिकेशन है वो अगले 5 दिनों यानी आने वाले 5 दिनों के
मौसम में होने वाली हलचलों को देखते हुए आपके पास पहुंचेगी। और इस एप्लीकेशंस का मेन पर्पज़ यही है कि कम से कम धन हानि हो और लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें, पहले से ही टीमें तैयार रहें और लोगों को इसके बारे में पता रहे। ठीक है, जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो भारत है वो अर्ध उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ट्रॉपिकल जोन में स्थित है। और यहाँ पर आए दिन क्या आ जाते हैं, तूफान, आंधी, मौसम में परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज कई आते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्द्रता, तापमान और हवा की गति के बारे में जानकारी इससे ली जा सकेगी। और ये जो आपका कलर अलर्ट सिस्टम है, ठीक है, कलर अलर्ट सिस्टम है जिसके थ्रू लाल, नीला, पीला, नारंगी इसमें कलर शामिल किए गए हैं। और क्या करेगा, ये 2 बार रंग का कोडेड कलर अलर्ट जारी करेगा। तो इसका ज़रा हम आपको कुछ कोटेशन लिख देते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, और ये जो लॉन्च किया गया है ये किया गया है हमारे केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। ठीक है, और अगर हम आगे इसमें बात करें कि इस एप्लीकेशन से क्या होगा, ये एप्लीकेशन क्या करेगा, स्थानीय मौसमीय घटनाओं की 3 घंटे पहले चेतावनी जारी करेगा। ठीक है, जारी करेगा। और ये 3 घंटे की चेतावनी 450 शहरों में उपलब्ध होगी। ठीक है, और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि 5 दिन पहले उसको भी एक अलर्ट जारी किया गया, वो कलर अलर्ट होगा। क्या होगा? कलर अलर्ट होगा, जो क्या करेगा, 5 दिनों तक दिन में 2 बार रंग कोडेड अलर्ट जारी करेगा। क्या करेगा? 5 दिनों तक दिन में, अगर हम रंग कलर्ड अलर्ट के बारे में करें, रंग अलर्ट इसके बारे में बताएं, तो ये क्या करेगा, ये अगले 5 दिनों तक रंग अलर्ट जो दिन में 2 बार, कितने बार? 2 बार जारी होगा। क्या होगा? 2 बार जारी होगा। क्या? 5 दिनों तक रंग कलर्ड अलर्ट सिस्टम जो दिन में 2 बार जारी किया जाएगा। ठीक है, रंग अलर्ट। और ये जो रंग होंगे, रंग भी मैं लिख देता हूँ। रंग होगा आपका रेड, रंग होगा नारंगी, और रंग होगा आपका येलो। ठीक है, पीला। दिन में 2 बार नोटिफिकेशन आएगा। ठीक, तो ये आपकी आज की दूसरी न्यूज़ रही। आज की हमारी अगली न्यूज़ है, काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। अगली हमारी महत्वपूर्ण न्यूज़ है DRDO का चैलेंज, डेयर टू ड्रीम चैलेंज। डेयर टू ड्रीम चैलेंज। इसको ज़रा देखते हैं हम लोग। डेयर टू ड्रीम चैलेंज में क्या है? डेयर टू ड्रीम चैलेंज जो है वो हमारे DRDO मिनिस्टर द्वारा DRDO डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर हम यहाँ लिखते जा रहे हैं, DRDO डिपार्टमेंट द्वारा यानी DRDO विभाग यानी रक्षा विभाग द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, यानी DRDO संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इसमें है क्या, जरा इसे देखते हैं हम लोग। इसमें है क्या क्या बातें। ये जो है, ये क्या किया जाएगा, ये देश में इनोवेटर्स और
स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए? इनोवेटर्स एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। इसके पीछे की कहानी मैं अभी बताऊंगा। बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये हुआ। और इसके अलावा इसमें क्या क्या किया जाएगा? इसमें जो है आपका पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। बेस्ट इनोवेटर्स को पुरस्कार राशि दी जाएगी। पुरस्कार राशि होगी 10 लाख रुपए। कितनी होगी? 10 लाख रुपए। अब जरा इसको समझते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 27 जुलाई 2015 को हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का देहांत हुआ था। IIT शिलोंग में एक समारोह में अभिभाषण देने के दौरान कार्डियो अरेस्ट के कारण, ठीक है, तो उनका एक ड्रीम था कि भारत आत्मनिर्भर बने। तो उसी ड्रीम के तहत वो हमेशा उसी में जुटे रहे और भारत को रक्षा के क्षेत्र में, भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में वो एक अच्छे मुकाम पर ले गए और भारत का विश्व पटल पे प्रौद्योगिकी में एक अपनी अलग पहचान बनाई। ठीक, ये तो हुआ उनका बात। उनका एक ड्रीम था कि देश इनोवेटर्स स्टार्टअप्स के द्वारा क्या किया जाए, एक नंबर 1 पोजीशन पर बने, आत्मनिर्भर भारत बने। तो इसी के अंतर्गत वो उनके ही ड्रीम को पूरा करने के लिए, या फिर ये कह दें कि भारत सरकार द्वारा जो हाल ही में आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, उसी के तहत इनोवेटर्स और स्टार्टअप के जो प्रौद्योगिकी बेस्ड कार्यक्रम हैं उन्हीं को क्या किया जाए और प्रमोट किया जाए, और ऐसे इनोवेटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें कॉम्पिटिटिव के रूप में एक कंपटीशन के तौर पर उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए, जिससे उनके इनोवेटर्स को एक प्रमोटिव एप्टीट्यूड प्राप्त हो सके। ठीक है, अब इसमें होगा क्या? इसमें ये होगा कि व्यक्ति जो अपना स्टार्टअप रखता है, इनोवेटर्स है, वो इस प्लेटफॉर्म में जाकर अपने इनोवेटिव को, अपने इन्वेंशन को प्रमोट कर सकता है, अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए नए नए तरीके प्रदान कर सकता है, और जिसका भी इनोवेटिव तरीका, एक सुझाव या उनके जो स्टार्टअप्स हैं वो बेहतर पोजीशन में पाए जाते हैं तो उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, और इस पुरस्कार के तौर पर उन्हें 10 लाख की राशि उपलब्ध कराई जाएगी, इनाम राशि। ठीक है, अब यहाँ पे जरा हम APJ अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो भारत के मिसाइल मैन भी जाने जाते हैं, उनका देहांत 2015 में आज ही के दिन यानी 27 जुलाई को हुआ था। और जो ये क्या कहे आपका IIT शिलोंग में एक अभिभाषण के दौरान एक समारोह में उन्होंने समारोह दे रहे थे, उसी दौरान उन्हें कार्डियक अरेस्ट पड़ा। इससे पहले वो भारत के राष्ट्रपति भी रहे। 2000 यानी उन्होंने 2000 अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में एक राष्ट्रपति पद का पूरा अपना कार्यकाल किया 5 साल का। और इसके अलावा उन्हें 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया, और 1981 में उन्हें पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से भी क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत इस संस्थान में, इस DRDO डिपार्टमेंट ने क्या किया है, एक डेयर टू ड्रीम चैलेंज को लॉन्च किया है, जिससे लोग आएँ, इनोवेटिव अपने स्टार्टअप को यहाँ पे बढ़ावा दे सकें। ठीक है, इसके बाद हमारी अगली न्यूज़ जो है वो ICMR की एक रिपोर्ट है, जिसमें UNO ने 2030 में भारत के एड्स को ख़त्म करने के लक्ष्य को थोड़ा न पाने की श्रेणी में रखा है। वो हुआ ये कि 2030 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था, SMG जो था UNO का, उसके अनुसार भारत 2030 तक एड्स के रोगियों को समाप्त कर देगा। भारत में एड्स का फैलाव 0 हो जाएगा। तो कोविड-19 के कारण ये कहा गया है कि भारत का एड्स के प्रति जो अभियान था वो क्या हो गया, थोड़ा स्लो डाउन हो गया है, जिसके कारण भारत अपने लक्ष्य को पाने में थोड़ी उसमें दूर रह सकता है। ठीक है, तो ये ICMR की रिपोर्ट आई है। और इसके अलावा बात करें हम लोग भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्री संवाद, ये काफ़ी अपने फॉरेन पॉलिसी के लिए और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ज़रा इसको समझते हैं। क्या है? इंडिया इजराइल संवाद, इंडिया
इजराइल इंडोनेशिया संवाद। इसको जरा देखते हैं। हुआ ये कि हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, कौन है हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री से संवाद किया और आगामी भविष्य में हिंद महासागर में एक इंडिया और इंडोनेशिया का एक कॉम्बैट नौसैनिक अभ्यास शुरू किया जाए, एक ऐसे ज्ञापन के लिए बात की गई है। जैसा कि आप लोगों को पता हो कि मालाबार तट पर ऑलरेडी भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान नौसैनिक सैन्य अभ्यास करते ही हैं। तो उसी सैन्य अभ्यास की एक और कड़ी के रूप में एक बात की गई है समुद्र शक्ति, जो भारत और इंडोनेशिया की नौसैनिक अभ्यास के तौर पे जाना जाएगा, उसको अभ्यास के तौर पे शुरू करने की बात की गई है। और जो सैनिक अभ्यास होते हैं वास्तव में ये दोनों देशों के बीच के संबंधों को प्रदर्शित करते हैं कि दोनों देशों के संबंध कितने बेहतर हैं। ठीक है, तो कौन सा अभ्यास? समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास। ठीक है, तो ये हुआ आपका समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास। इस पर बात हुई है भारत और इंडोनेशिया की, और रक्षा मंत्री संवाद था। ठीक, तो ये जो है आपकी आज का करंट अफेयर हुआ। और आज के करंट अफेयर का PDF लेने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। और अगली बात यही है कि आप हमारे वीडियो पे अपने लाइक्स और कमेंट ज़रूर भेजें, जिससे हमारा जो प्रयास है वो और भी बेहतर हो सके। थैंक यू।